Welcome students to Basic Transportation Engineering video lecture series. The syllabus content of the diploma fourth semester. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर्स वगैरह और रोड की डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा हुआ था. आज सेम चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से ही और लेक्चर 2 है हमारा नए टॉपिक के साथ. वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में और दूसरे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है उसके बारे में समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन रोड कांग्रेस से टॉपिक से. तो व्हाट इज द इंडियन रोड आईआरसी, राइट? तो सेंट्रल सेमी ऑफिशियल बॉडी नोन एज आईआरसी वाज फॉर्म इन द 1934. मतलब कि ये सेमी गवर्नमेंट हमारी बॉडी है आईआरसी, जो इंडियन रोड कांग्रेस है, वो 1934 में उसकी स्थापना की गई थी, 1934 में. ठीक है. काम क्या करते हैं ये लोग? तो टू प्रोवाइड अ नेशनल फोरम फॉर रेगुलर पुलिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड आइडियाज ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे. मतलब कि जितने भी हमारा हाईवे है उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम है, उसके बारे में एक नेशनल प्रोविजन फोरम खड़ा किया गया है, जो क्या करेगा कि रेगुलर बेसिस पे जो भी एक्सपीरियंस है, जो आइडियाज़ हैं नए नए, उसको शेयर करने का काम करता है with different other government bodies or private firms. Then it is an active body controlling the specification, standardization and recommendations on materials, design of roads and bridges. मतलब कि ये ऐसी एक संस्था है कि जो हमें स्पेसिफिक मटेरियल्स जो हमें यूज़ करने हैं टू डिज़ाइन रोड और ब्रिज, राइट? ब्रिज और रोड की जो भी डिज़ाइन के लिए हम जितना भी मटेरियल कंटेंट वगैरह यूज़ करने वाले हैं, उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्पेसिफिकेशंस है और उसकी जो ज़रूरियात है, रिकमेंडेशन है कि इतना तो होना ही चाहिए, इस किस्म का मटेरियल ही यूज़ करना पड़ेगा. तो उस चीज़ों को कंट्रोल करने वाली ये एक बॉडी है. ठीक है, एक फर्म होगा ये. देन it publish journal, research paper, research publication and standard specifications guidelines. मतलब कि ये जो उन लोग कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, रिकमेंडेशन, स्पेसिफिकेशन, जो मटेरियल और रोड की डिज़ाइन वगैरह का करने वाले हैं कंट्रोलिंग, तो किस हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो लोग खुद जनरल पब्लिश करते हैं. ठीक है, उनके पास रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग, एंड आईएएस स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स वो लोग की गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करता है विद द नॉर्मल पीपल और अदर गवर्नमेंट फर्म और प्राइवेट सेक्टर्स, राइट? उन लोगों को ये लोग गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट पब्लिकेशंस. ओके, जैसे कि आपको पता है कि जैसे आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, वैसे आईआरसी कोड आते हैं. क्लियर? आज हम जो भी डिज़ाइन वगैरह करते हैं वो आईआरसी कोड को ध्यान में रख के करते हैं, राइट? नाउ टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोफेशनल ओपिनियन ऑन मैटर रिलेटिंग टू रोड्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट. मतलब कि रोड रिलेटेड और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके रिलेटेड जो भी उनके पास नॉलेज है, ठीक है, एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल है, उनका ओपिनियन है, वो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं आईआरसी के माध्यम से. मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने जो आगे बात की आप लोगों को जनरल रिगार्डिंग आई स्टैंडर्ड, जैसे आईआरसी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस काम से, वो लोग उसके अंदर रिसर्च करते हैं. ठीक है, पेपर वेपर पब्लिश करते हैं, उसका रिसर्च ओरिएंटेड उसकी पैटर्न वगैरह क्रिएट करवाते हैं आईआरसी के लिए, और वो जो मटेरियल होता है वो हमें एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड कर देते हैं. मतलब कि नेक्स्ट जब हम काम करेंगे तो उसको ध्यान में रख के हमें करना है. तो ये एक प्लेटफॉर्म हो गया, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है उनका ओपिनियन हमें डायरेक्टली मिल रहा है, ऐसा एक माध्यम बन गया हमारे लिए आईआरसी. क्लियर? इसका काम ही ये है. तो पूरे जो डिज़ाइन वगैरह है, रोड मटेरियल है, रिकमेंडेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, उस सबको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, ये आईआरसी का काम रहता है. तो इंडियन रोड कांग्रेस, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, डिफाइन द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, या फिर आईआरसी की लाक्षणिकताएं जनाइए, तो आप ये उसके अंदर लिख सकते हैं. अब हमने आगे के लेक्चर में रोड की रिगार्डिंग हमने नॉलेज प्राप्त किया. ठीक है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग हमने देख लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है वो हमने देखा. तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई ये सब ठीक है, बेसिक की बात करें तो ट्रांसपोर्ट है क्या और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट स्लाइड में,
What is the transport and transportation? So what is the meaning by transport? Transport का मतलब क्या है? So it is the act of moving from one place to another. Either it is by running, swimming or walking. Clear? ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जो मूवमेंट है उसको दर्शाने के लिए एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट. ठीक है, कोई भी माध्यम से आप कर सकते हो. नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्ट तो आपको समझ में आ गया. इट इज द एक्ट ऑफ मूविंग टू वन प्लेस टू अनदर, राइट, और कम्यूटिंग. नाउ व्हाट इज मीनिंग बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब बनता है? सो द मीन और फेनोमिना फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. मतलब कि ये एक प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जो करते हैं वो. क्लियर? एक प्रक्रिया, एक माध्यम, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जबकि ये एक्ट है. ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस. ये डिफरेंस आपको दिमाग में डाल देना है. काफ़ी जगहों पे आप देखोगे कि आपको एक्ट और फेनोमिना दोनों का डिफरेंस पता नहीं होगा. ठीक है, प्रॉपर्टी और फेनोमिना ये दोनों का डिफरेंस पता नहीं होगा. यहाँ पे ध्यान से देखना है. ट्रांसपोर्ट मतलब इट इज़ द एक्ट, इट इज़ अ क्रिया. ठीक है, ये क्रिया है जो आप करोगे, खुद करोगे. ओके, और ये जो क्या है, ये फेनोमिना मतलब, और ये एक प्रक्रिया है. ठीक है, वो क्रिया और ये प्रक्रिया है. प्रक्रिया और माध्यम से करते हैं. ठीक है, कौन से माध्यम से आप लोग कर रहे हो? तो आइदर इट इज़ बाय रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, और अदर इज एविएशन ट्रांसपोर्ट. वो मैं आगे आपको जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर डिटेल में पॉइंट आउट कर दूंगा कि कौन से माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा हो. ट्रांसपोर्ट जो है वो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा हो रहा है. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज एक फेनोमिनन है, प्रक्रिया है, वो हम किसी माध्यम के द्वारा करते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट. क्लियर हुआ है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन. नाउ लेट्स टेक अ लुक फॉर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, कौन से जरिए से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. सो द वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मोड्स कैन बी क्लासिफाइड एज बिलो. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस, केबल वेज एंड कन्वेयर बेल्ट सिस्टम्स. इस हिसाब से आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो. अब मैं लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करूं, मोस्ट कॉमन वे है यहाँ पे, तो उसके अंदर आप देख सकते हो रोड ट्रांसपोर्ट, जो हम लोग हाईवे या नेशनल हाईवेज जो वेज है, डिफरेंट रोड्स है, उसके ऊपर से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये वाला सिस्टम. दूसरा है रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, ट्रेन थ्रू आउट हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो. देन ह्यूमन पोर्टर्स. ओके, मतलब माल वाहन जो हम लोग चलाते हैं, मालगाड़ी चलाते हैं, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए, रिक्शा वगैरह. ठीक है, बाइक, ट्रक, जो भी चीज़ है उसके हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो. और दूसरा है एनिमल ट्रांसपोर्ट. एनिमल ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा गांव में. ठीक है, ऊँट वूट पे भी जाते हैं लोग, गधे के ऊपर जाते हैं, घोड़े के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें हम तो उसमें रिवर ट्रांसपोर्ट है, कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेक ट्रांसपोर्ट एंड ओशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. रिवर ट्रांसपोर्ट जैसे आप लोग सबमरीन या फिर बोट वगैरह में मूव करते हो. ठीक है, देन कैनाल ट्रांसपोर्ट भी होता है, काफ़ी कंट्रीज़ में कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी रहती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए. लेक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम लोग घूमने जाते हैं या गार्डन वार्डन में जाते हैं, कहीं पे अगर बड़ा लेक है तो वहाँ पे भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ले जाते हैं, राइट, लेक थ्रू. और ओशन ट्रांसपोर्ट मतलब जो मैं रिवर में गलती से बोल गया था, सबमरीन है या फिर बड़ी जो बोट होती है. ठीक है, स्टीम होती है बड़ी सी, जिसमें लोग एक प्लेस से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते थे, वो ओशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएगा. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट की बात करूं मैं तो पैसेंजर एरोप्लेन, कार्गो प्लेन, फाइटिंग प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, इतनी चीज़ें मौजूद रहती है. एविएशन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मतलब जो हम लोग फ्लाइट में मूव ऑन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो. कार्गो प्लेन्स मतलब जो सिर्फ माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे बेचता है थ्रू आउट द बिग एरोप्लेन्स, राइट. फाइटिंग प्लेन्स, जो फाइटिंग जेट चलाते हैं वो फाइटिंग प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स.
दूसरी है पाइपलाइंस में जो हम फ्लूइड वगैरह वाटर वगैरह जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, केबल वे में हम लोग केबल्स वायर्स ये सब ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कन्वेयर सिस्टम में जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें कन्वेयर बेल्ट सिस्टम होती है, ठीक है। कन्वेयर एक जगह से दूसरी जगह पे माल सामान को पहुंचा देता है, छोटे जो माल सामान होते हैं उसको। तो ये है आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। फिगर देख लेते हैं उसकी। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर्स थ्रू, जो रेल ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, ये रोड ट्रांसपोर्ट, ये एविएशन मतलब एयर ट्रांसपोर्ट, ये वाटरवे से जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ये पाइप थ्रू, ठीक है, कंड्यूट ट्रांसपोर्ट, पाइप ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको। दूसरा ये केबल ट्रांसपोर्ट, ये अभी आप लोग देख सकते हो रोपवे जो सिस्टम होती है, पावागढ़ और अभी गिरनार में भी चालू करने वाले कर दिए, ठीक है, ये रोपवे ट्रांसपोर्ट है। तो इस हिसाब से लोग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने समझ लिए। नाउ इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट में फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नीचे हिसाब से जो पॉइंट है वो ट्रांसपोर्ट के जो इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाते हैं। ए मेक्स अवेलेबल रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स, मतलब कि जितने भी मैन्युफैक्चरर और जो प्रोड्यूसर है, जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उन लोगों को जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल करवा सकता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। ट्रांसपोर्ट मेक इट पॉसिबल टू कैरी रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे आर अवेलेबल टू प्लेसेस वेयर दे कैन बी प्रोसेस्ड एंड असेंबल इनटू द फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि रॉ मटेरियल एक जगह से जहाँ पे से अवेलेबल है वहाँ से उठा के हम लोग जहाँ पे उसकी प्रोसेस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, असेंबलिंग प्रोसेस हो रही है, राइट, वहाँ पे हम उसको जहाँ से मिल रहा है वहाँ से उठा के ला सकते हैं और वहाँ पे अपने एक फिनिश गुड्स की तौर पे दिखा सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि जितने भी पार्ट्स आप लोगों को पता होगा कि जो भी मोबाइल पार्ट्स है या फिर लैपटॉप के इलेक्ट्रिक डिवाइस के पार्ट्स हैं, हम ज़्यादातर चाइना से यहाँ पे इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ पार्ट्स बेचते हैं, रेडीमेड मोबाइल्स यहाँ पे नहीं भेज सकते वो लोग, क्योंकि उसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायरेक्टली वो लोग सब पार्ट्स बेचते हैं यहाँ पे इंडिया में, उसके अलग अलग जगह पे असेंबलिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी होती है, वहाँ पे वो लोग उसको असेंबल करते हैं, उसको लिख देते हैं मेड इन इंडिया, ठीक है। एक्चुअल में मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर इन इंडिया में क्या डिफरेंस है। मैन्युफैक्चर इन इंडिया मतलब जो पार्ट्स है वो भी इंडिया में बने हैं और उसका असेंबलिंग सिस्टम भी इंडिया में ही है, और पूरा जो डिवाइस है वो जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो भी हमारा इंडिया में ही रहेगा। जबकि मेड इन इंडिया है उसमें क्या होता है कि पार्ट्स बाहर से आए, ठीक है, चाइना हमें पार्ट्स देती है और यहाँ पे हम लोग उसको असेंबल करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे बेचते हैं। तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे होता है, ज़्यादातर भाग का जो प्रॉफिट है वो चाइना चला जाता है। तो ये एक ही सिस्टम है हमारी। ये मैंने आपको क्यों समझा कि आपको समझ में आया कि असेंबलिंग का मतलब क्या है, ठीक है। वहाँ से रॉ मटेरियल हमने ले लिया, यहाँ पे हमने उसको असेंबल किया, बना दिया और उसमें मार्केट में बेच दिया। तो ये जो प्रोसेस है उसको वेरी इजी बना दिया, ठीक है, बहुत ही इजी बना दिया, बेहतरीन तौर पे से हम उसको कर सकते हैं यहाँ पे थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन। अगर यही नहीं होता तो हम रॉ मटेरियल भी यहाँ पे ला नहीं पाते। जैसे कि पहले के ज़माने में जहाज से हम लोग जो मरी मसाले वगैरह थे वो दूसरे देशों में भिजवाते थे, तो उसमें जाने में आने में बहुत टाइम लगता था, राइट। वो भी जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर होती जा रही है वैसे वैसे ये भी इम्प्रूव होता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे मेक्स अवेलेबल गुड्स टू कस्टमर्स, ओके, मतलब कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जो मटेरियल है, माल सामान है, वो अवेलेबल करवा सकता है। मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट मेक्स पॉसिबल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद ग्रेट ईज एंड स्पीड। Thus, the consumer spread in different parts of the country have the benefits of consuming good produce at distance place। मतलब कि आप लोग देख सकते हो, मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, आप रोजिंदा वपराश में आप दूध मिल्क जो है उसको कंज्यूम करते हो सुबह उठ के, चाय या कॉफ़ी या फिर जो भी आप लोग पीते हो दूध में, राइट। तो वो दूध बनता है कहीं फैक्ट्री में दूर, ठीक है, तो आपके घर पे वो कैसे आ जाता है सुबह सुबह। ये है आपको, जो आप लोग कंज्यूमर हो, आप वो मिल्क को कंज्यूम करते हो, ठीक है, बस वो मैन्युफैक्चर हो रहा है कहीं और, तो वो प्लेस से आपके घर तक लाने में जो
ईज हो गई है, ठीक है, वो किसके कारण हुई है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कारण। अब वहाँ पे कंपनी में दूध तो बन गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है अच्छे से, तो आपके घर तक कैसे पहुँच पाएगा? और आपको पता है दूध तो बिगड़ जाता है, ज़्यादा रहेगा नहीं, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छे से स्टोर करके रखोगे तो 2-3 दिन, पर आपके घर में स्पीड में वो सुबह वहाँ पे मिलता है, दूध बनता है और आपको शाम को सुबह सुबह आपके घर में पहुँच जाता है। वो कैसे हो रहा है कि आपको इजीली आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड की गई है, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जो मटेरियल है वो पहुंचा देते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव कर देता है, इनहेंस कर देता है, ठीक है। आप जिस तरीके से जीते हो उसको, उसका जो स्टैंडर्ड है वो एक स्टेप इम्प्रूव कर देता है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। कैसे? तो इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। It gives consumers the choice to make use of different qualities of goods at different prices. So it raises the standard of living of the people. मतलब इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये पहली लाइन में आपको लिखा है कि इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। तो ये कैसे हुआ? अब कोई भी मैन्युफैक्चर है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, प्रोड्यूसर है, उसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, जत्थे के भाव में अवेलेबल हो रहा है, कम प्राइस में अवेलेबल हो रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट असेंबल करेगा वो भी कंपेरेटिवली कम कॉस्ट में बनेगा, ठीक है। तो वो अपना नफे का मार्जिन रख के वो कम कॉस्ट में वो बेच सकता है आगे। दूसरी चीज़ कि वो जैसे चीज़ बन गई वैसे आपके पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने वो प्राइस में बनाया है, उससे कम ज़्यादा प्राइस में बनाया होगा, ठीक है। अब हर एक की जो चीज़ है वो हमें इजीली अपने मार्केट में मिल रही है, अपने पास आ रही है, ठीक है, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट। तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो गए, राइट। जैसे कि कोई मोबाइल है, एक ही मोबाइल अगर आपको हर एक अलग अलग कंपनी में शॉप पे जाओगे तो अलग अलग प्राइस मिल रही है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप कौन सी दुकान से वो खरीदोगे, जहाँ जो कम से कम प्राइस में वही प्रोडक्ट आपको दिलाएगा, आप उसके पास से खरीदोगे, राइट। तो वो क्या हो रहा है, आपका पैसा वहाँ पे कम खर्च हो रहा है, साथ में मटेरियल जो है, प्रोडक्ट है, वो सेम आपको मिल रही है। तो वो क्या होगा, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपका वो इम्प्रूव कर देगा। अब जो पैसे बचे आप उससे दूसरी चीज़ भी परचेस कर सकते हो। तो इस हिसाब से वो जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इनहेंस कर देता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नाउ इट विल हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड नेचुरल कैलेमिटीज, राइट। इमरजेंसी के टाइम पे ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें बहुत ही काम आती है। जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो आपने देखा होगा काफ़ी सैनिक लोग हेलीकॉप्टर से भी लोगों की हेल्प करते, लोगों की सेवा करते हैं। आपको पता होगा अभी कुछ 10-12 साल पहले जो सूरत में फ्लड आया था, वहाँ पे पूरा पानी भर गया था फ्लड में। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की तो बात ठीक है, वहाँ पे खाने के भी वांदे पड़ गए थे उन लोगों को। तो उस टाइम जो आर्मी के लोग थे, जो सेना के लोग थे, उन लोगों ने हेलीकॉप्टर्स के द्वारा लोग जो टेरेस पे जाके बस गए थे, क्योंकि उनके घरों में तो पानी भर गया था, बिल्डिंग में पानी आ गया था, वो लोग सब जितने भी लोग होते थे वो सब क्या करते थे, अपनी जान बचाने के लिए टेरेस पे चले जाते थे। तो वहाँ पे उन लोगों को गुड्स प्रोवाइड करते थे वो खाने के लिए। बेसिकली मेरे ही फैमिली मेम्बर्स में से लोग सूरत में थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो पार्ले जी बिस्किट जो आती है, आपको पता ही होगा उसके बारे में, ठीक है, उसके पैकेट, उसके बॉक्स वो लोग टेरेस पे फेंक देते थे। वहाँ पे लोग उस बिस्किट और चाय के पैकेट्स बेचते थे, ब्रेड के पैकेट, ब्रेड बटर के पैकेट्स वहाँ पे बड़े बड़े फेंक देते थे, क्लियर, एक बॉक्स में रख के। तो वो लोग उस टाइम हेलीकॉप्टर नहीं होता, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होती, तो वो आप सोचो लोग भूख से ही मर जाते वहाँ पे। बाढ़ से तो बाद में मरते, पहले भूख से मर जाते वो लोग, राइट। तो वो इजी कर दिया उन्होंने, वो सिस्टम जो लोगों के साथ पहुंचने की, जो कम्युनिकेशन करने की जो माध्यम था, वो एक इजी माध्यम के द्वारा हमने, ट्रांसपोर्टेशन माध्यम के द्वारा हमने उसको अचीव कर लिया, क्लियर। नाउ इन द टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस ड्यू टू द वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ट्रांसपोर्ट हेल्प इन क्विक मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड द सप्लाई नीडेड इन द ऑपरेशन, क्लियर। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन मतलब कि जो भी चीज़ हमें ऑपरेट करनी है, राइट, वो करने के लिए जो भी सप्लाईज वगैरह चाहिए, मटेरियल्स जो चाहिए, वो हम इजीली ऐसे टाइम पे भी, वॉर के टाइम पे या इंटरनल डिस्टर्बेंस के टाइम पे भी, हम नेशनल क्राइसिस के टाइम पे भी हम पहुंचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
So transport provides employment opportunity to individual as a driver, conductor, pilots, cabin crew, captain of the ship etc. who are directly engaged in the transport business. मतलब जितने भी लोग हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, मैं आपको सिविल एज ए सिविल इंजीनियर की बात कर दूं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको पता है कि कितने सारे व्हीकल जो हमें ऑपरेट करने पड़ते हैं, राइट। एक जगह से सामान दूसरी जगह पे पहुंचाना पड़ता है, ट्रक्स थ्रू आउट हम सैंड वेंड मटेरियल स्टील कॉन्क्रीट सब बैचिंग करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट का यूज करके हम लोग करते हैं। साथ में ही क्रेन, ट्रैक्टर, बुलडोजर, ट्रेंच क्रेन, ये सब का हम यूज करते हैं, कन्वेयर बेल्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए ऑन द साइड। तो वहाँ पे भी उसको ड्राइव करने के लिए हमें इंसान चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। जो ट्रैक्टर वगैरह मिट्टी वगैरह लेकर आ रहे हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट की खर्च मिलेगी, राइट। पायलट्स है जो प्लेन चलाते हैं, कंडक्टर्स जो बस चलाते हैं, ड्राइवर्स जिसके खुद का ड्राइव करते हैं जैसे ओला कैब वगैरह है, कैबिन क्रू मतलब जो पायलट्स है या फिर ट्रेन के अंदर जो क्रू होता है, एरोप्लेन के अंदर जो क्रू होता है जो हेल्प करते हैं लोगों को, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कैप्टन जो शिप के अंदर कैप्टन होते हैं उसके हेल्पर्स होते हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, राइट। तो इस हिसाब से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प भी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अभी लास्ट में मेरे एक दोस्त ने इकोनॉमिक्स के ऊपर अपना थीसिस सबमिट किया था, तो उसका रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी था उसका टॉपिक। तो उसके अंदर मैंने देखा था कि हमारा जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वो 30 to 40% जो जीडीपी उसके अंदर उसका रोल है, ठीक है। रेलवे सिस्टम ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रेलवे का उतना रोल है 30 to 40%, बाकी रोड वोड एयरलाइंस वगैरह का आता है। तो एम्प्लॉयमेंट आपको रेलवे बोर्ड है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प इन लेबर मोबिलिटी, मतलब कि ट्रांसपोर्ट हेल्प्स अ लॉट इन प्रोवाइडिंग मोबिलिटी टू वर्कर्स। यू मे बी अवेयर दैट पीपल from our country go to the foreign countries to work in different industries and factories, right। मतलब एक लेबर मोबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आपको पता होगा कि अपनी इंडिया की जो साउथ इंडिया साइड की पब्लिक है ना, दुबई के अंदर 60 to 70% साउथ इंडियंस वहाँ पे एज अ लेबर वर्क करते हैं, क्योंकि दे आर नो टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, राइट। वो लोग दुबई में जाके वहाँ पे एज अ लेबर वर्क कर सकते हैं। अपने इंडिया में से भी ऐसा जरूरी नहीं है कि साउथ की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हर एक जगह से लोग जाते हैं वहाँ पे और लेबर वर्क वहाँ पे करते हैं। मेरे ही रिश्तेदार में से एक अंकल थे जो दर्जी काम वहाँ पे, मेरे पापा के दोस्त थे, वो दुबई में जाके दर्जी काम करते थे। अभी वो वापस इंडिया में आ गए, तो उनको वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट मिली, राइट। मतलब कि दुबई में ज़रूरत थी लोगों की, आज भी कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में या डिफरेंट जर्मनी वगैरह में लोगों की ज़रूरत रहती है, तो अपने इंडियंस वहाँ पे जा सकते हैं इजीली। कैसे जा सकते हैं, एविएशन के द्वारा, राइट, एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होती तो अपने वर्कर्स वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं पा सकते थे। देन लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हेल्प इन ब्रिंगिंग नेशंस टुगेदर, मतलब देशों को जोड़ने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑब्वियसली transport facilitates movement of people from one country to another. It helps in exchange of culture, views and practices between the people of different countries. सही चीज़ है कि नहीं। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे पहले के ज़माने में भी आपने देखा होगा, जो खजीराहो का ज़माना था, मोहनजोदारो का ज़माना था, तो उस टाइम अपने जो इंडिया था अपना, वो सोने की चिड़िया कहलाता था, राइट। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिजनेस होते थे, तो अलग अलग देश में से आपको पता होगा मोहनजोदारो के टाइम इजिप्ट से भी लोग आते थे यहाँ पे, अफगान से भी, इजिप्ट से लोग आते थे खरीदी करने के लिए, अपना गुड्स बेचने के लिए। तो अभी आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो हर एक जगह पे हम देश में लोग जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, गुड्स लेने जाते हैं, घूमने जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, आज हमारे जितने भी 7 वंडर्स है उसमें हमारे भी ताजमहल वगैरह है, तो लोग उसका भी व्यू लेने आते हैं, यहाँ पर कल्चर मानने के लिए आते हैं। फॉरेन से लोग यहाँ पे अपना कल्चर सीखने के लिए आते हैं, योगा वोगा सीखने के लिए आते हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एथिक्स, अपने जो सोशल अप्रोचेज है वो हम एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोग से सीख सकते हैं, कल्चर को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। अपना व्यू है जो हमारा वो हम दूसरों के पहुंचा सकते हैं एज अ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई होप आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा लेक्चर, हालांकि 20 मिनट से बढ़ चुका है, तो हम यहाँ तक ही अपना जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू कैन एंजॉय दिस लेक्चर।
तब मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।